Become part third. I am Dr. Abhinav Kamal Raina. Today our lecture will be on major characteristics of GST. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम GST की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। पहले लेक्चर में हमने GST का इतिहास और GST कब लागू हुआ, किन परिस्थितियों में लागू हुआ और उसके क्या लाभ है। क्योंकि आज का लेक्चर GST की मुख्य विशेषताओं पर आधारित है, GST के मुख्य विशेषताओं से पहले GST की मेथडोलॉजी क्या है, इस पर हम 4 बिंदु में आपको इसका परिचय देने जा रहे हैं। नंबर 1, राज्य के अंदर आपूर्ति होने पर केंद्रीय GST एवं राज्य GST एक समान दर से लागू रहेगा। विद्यार्थियों, मैं एक बार इसको और दोहराऊंगा। राज्य के अंदर आपूर्ति होने पर केंद्रीय GST एवं राज्य GST एक समान दर से लागू होगा। दूसरा, अंतर्राज्यीय आपूर्ति होने की स्थिति में IGST लागू रहेगा, जो केंद्र द्वारा लगाया एवं वसूला किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, RGST की दर GST एवं स्टेट GST की संयुक्त दर के बराबर होगी। चौथा, भारत के बाहर से माल या सेवा या दोनों के आयात को अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति मान्य किया गया है, अतः आयात पर भी IGST देय होगा। विद्यार्थियों, अब जो आज का लेक्चर है GST की मुख्य विशेषता, उसमें सबसे पहले आपूर्ति प्रदान अथवा सप्लाई आधारित कर, जिसको हम अंग्रेजी में सप्लाई बेस्ड टैक्स कहते हैं। GST उत्पत्ति आधारित करारोपण में वर्तमान सिद्धांत के बदले आधारित उपयोग करारोपण, जिसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन ब्रॉड कंजप्शन टैक्स के सिद्धांत पर आधारित होगा। वस्तुओं के निर्माण अथवा बिक्री पर या सेवाओं के प्रावधान पर देकर के मौजूदा करदानों की तुलना में माल और सेवा कर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रदान सप्लाई लागू होगा। ये एक गणतत्व आधारित उपयोग कर होगा, जहाँ वस्तु एवं सेवा का उपयोग होगा उसी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र को ये कर उपार्जित होगा। विद्यार्थियों, ये एक दोहरा कर होगा जिसमें केंद्र और राज्य दोनों एक समान कर आधार पर कर उधारित कर संग्रह कर पाएंगे। साथ ही राज्य के बाहर किए गए विक्रय पर लागू IGST कहलाएगा।
इसमें दो बातें प्रमुख हैं। नंबर 1, राज्य के भीतर विक्रय, उसमें CGST 50% और SGST 50%, जबकि राज्य के बाहर विक्रय अथवा निर्यात व्यापार में किया गया विक्रय IGST कहलाता है। विद्यार्थियों, मानवीय उपयोग हेतु पेट्रोलियम पदार्थों, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, विमानन, टर्बाइन ईंधन के अलावा सभी वस्तुओं पर माल और सेवा कर लागू होगा। ये कर कुछ सेवाओं जिसमें नीति दृष्टि किया जाता है उनको छोड़कर सभी वस्तुओं पर लागू रहेगा। अब केंद्र सरकार पर कौन कौन से कर हैं जो लागू किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। नंबर 1, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दूसरा उत्पाद शुल्क, तीसरा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, चौथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद के लिए, पांचवा अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसमें सामान्यतः CVD के नाम से जाना जाता है, सेवा कर, और लास्ट में उपकर और अधिकार, जहाँ तक कि ये वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंध है। इसी दृष्टि में अगर हम राज्य सरकार द्वारा लागू कर की बात करेंगे तो उसमें राज्य वैट को सम्मिलित, केंद्रीय बिक्री कर, खरीद कर, लग्जरी कर, एंट्री कर, सभी प्रकार के मनोरंजन कर, विज्ञापनों पर लगाया गया वाला कर, लॉटरी, गैम्बलिंग पर लगाए जाने वाला कर, राज्य सेस और अधिकार जहाँ तक ये सेवाओं के सामान की आपूर्ति से संबंधित है। तीसरा इम्पोर्टेंट है प्रारंभिक मूलभूत सीमा। प्रारंभिक मूलभूत सीमा क्या है? एक सामान्य छूट CSD और SGST दोनों पर ही लागू होगी। ऐसे करदाता जिनका कारोबार 20 लाख संविधान के अनुच्छेद 27 क में और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए 10 लाख रुपए तक को GST में छूट प्रदान होगी। जिनका वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपए तक का होगा, ऐसे सेवाओं की सूची छोटी सी छोटी तथा संभव इसमें केंद्र और राज्यों के लिए भी सभी राज्यों में एक समान रखा जाएगा। अब हमारे प्रश्न आता है कि यूज़ ऑफ टैक्स क्रेडिट क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। टैक्स क्रेडिट का उपयोग आदानों इनपुट पर भुगतान की गई CSD की क्रेडिट का प्रयोग केवल CSD के भुगतान में किया जा सकता है और इनपुट पर भुगतान की गई SGST या CGST को क्रेडिट का उपयोग केवल SGST या CGST के भुगतान में किया जा सकता है। विद्यार्थियों, दूसरे शब्दों में कहे तो IGST का भुगतान की अंतर्राज्यीय आपूर्ति को परिस्थितियों के अथवा अन्य किसी स्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट के दो प्रकारों एक दूसरे के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस क्रेडिट का निम्नलिखित तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 1, उसी क्रय के तहत CSD के इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग
CGST और RGST के भुगतान में किया जा सकता है। नंबर 2, इसी क्रम में SGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग SGST और IGST के भुगतान में किया जा सकता है। CSD के इनपुट क्रेडिट का उपयोग SGST या IGST के भुगतान में नहीं किया जा सकता और न ही इसका उल्टा हो सकता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, हमको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। कंपोजिशन स्कीम एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक संकलित कल टर्नओवर के छोटे करदाता द्वारा हेतु प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा करदाता इस योजना के अधीन इनपुट प्रत्यक्ष IGST लाभ लिए बिना वर्ष के दौरान अपनी टर्नओवर के प्रतिशत के बराबर कर का भुगतान करेगा। रेस्टोरेंट आदि के मामले में 5% है, जो 2.5% CGST और 2.5% SGST के आधार पर लागू रहेगा। विनिर्माता के मामले में राज्य या संघ राष्ट्र क्षेत्र के कर योग्य आपूर्ति का 2%, 1% CGST और 1% SGST लागू रहेगा तथा तीसरे दृष्टि में अन्य उत्पादों के मामले में राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कर योग्य आपूर्ति का 1%, जिसमें 0.5% CGST एंड 0.5% SGST लागू रहेगा। विद्यार्थियों, वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राज्यीय प्रदानों पर केंद्र द्वारा एकीकृत माल और सेवा कर का उत्ग्रहण एवं संग्रहण किया जाएगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच सामयिक रूप के खातों का निपटान ये सुनिश्चित करने हेतु किया जाएगा कि IGST का SGST UTGST हिस्सा राज्य एवं संघ राज्य शेष को स्थानांतरित हो जाए तथा वस्तु और सेवाओं का अंततः उपयोग किया गया है। विद्यार्थियों, हमको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि इनपुट पर क्रेडिट का उपयोग किस प्रकार GST में उपयोग में लिया जा सकता है। इसमें इनपुट का भुगतान किए हुए करों का इनपुट कर प्रत्यक्ष क्रेडिट लेने की अनुमति करदाता की होगी एवं वे आउटपुट टैक्स का भुगतान हेतु इसका उपयोग करेंगे। GST के अकाउंट के लिए किसी इनपुट कर प्रत्यक्ष का उपयोग SGST या UGST के माध्यम से ही होगा। इनपुट क्रेडिट से आशय करदाता को अपने रिटर्न में इनपुट पर भुगतान किए गए कर का इनपुट कर लेने की अनुमति है। करदाता नेगेटिव लिस्ट में कुछ मदों के अलावा सभी माल और सेवाओं पर भुगतान किए कर का क्रेडिट ले सकता है और इसका उपयोग आउटपुट टैक्स के भुगतान के लिए कर सकता है। इनपुट पर भुगतान किए गए कर का क्रेडिट नहीं लिया जा सकता है। विद्यार्थियों, सबसे अहम बात ये भी हमारे मन में आती है, क्या रिफंड या धन वापसी के लिए कोई प्रावधान GST में किया गया है अथवा नहीं। ऑनलाइन धन वापसी का दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा को 1 वर्ष से बढ़कर 2 वर्ष किया गया है। पूर्ण अवधि की पावती के 60 दिन के भीतर धन वापसी की मंजूरी प्रदान की जाएगी। निर्धारित 60 दिनों की अवधि के भीतर यदि
धन वापसी की मंजूरी नहीं दी गई हो तो उस पर ब्याज दे होगा तथा धन वापसी का दावा 2 लाख रुपए से कम राशि का है जो दावाकर्ता के लिए प्रमाण ये सिद्ध करने के लिए उन्हें किसी और व्यक्ति को ये कर बार ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। जीएसटी के क्रम में ही हमको मांग या डिमांड्स के लिए भी परिचय होना अनिवार्य है। कर विवादों के लिए सनसेट क्लॉज की एक नई अवधारणा को लागू किया गया है। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि सामान्य मामलों में वार्षिक रिटर्न फाइल करने के 3 वर्ष के भीतर अधिनिर्णय आदेश जारी किया जाएगा और धोखाधड़ी, जानबूझकर छुपाए गए तथ्यों के मामलों में वार्षिक रिटर्न फाइल करने की तारीख से 5 वर्ष की समय सीमा से पहले अधिनिर्णय आदेश जारी किया जाना है। सामान्य मामलों में अधिनिर्णय आदेश जारी करने के समय सीमा के 3 महीने पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा तथा धोखाधड़ी, जानबूझकर छुपाए गए तथ्यों के मामले में आदेश जारी करने के समय सीमा से 6 महीने पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यदि लेखा परीक्षा जांच पड़ताल के दौरान कम जमा किए गए कर नहीं जमा किए गए कर को ब्याज समेत जमा करा दिया जाता है तो दंड 0 अथवा काफ़ी कम होगा। विद्यार्थियों, हमको इस लेक्चर के माध्यम से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी की मेथोडोलॉजी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है तथा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी और उसी के आधार पर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी टैक्स आधारित होगा। इन बातों को ध्यान में रखकर ही जीएसटी कर, चाहे वो राज्य सरकार के संबंधित हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंधित हो, कर वसूला जाएगा। धन्यवाद।